नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। और मैं धर्मराज सिंह। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एक दिन के विशेष सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी। तो विशेष सत्र बुलाया गया है और इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो योगी सरकार ने जो भी अहम फैसले लिए हैं, आज एक दिन के विशेष सत्र में इस पर मुहर लग सकती है। और आज ही जो बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, इसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो फैसले लिए गए हैं उसको अमली जामा पहनाने की कवायद होगी। आपको बता दें, दरअसल विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में क्या कुछ होगा इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, तो क्या कुछ खास होगा बैठक के बाद ये पता चलेगा। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। उनमें से एक है विशेष सत्र, क्योंकि एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्या किस पर मुहर लग सकती है, इस पर आज चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में अब से थोड़ी देर के बाद योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को रखा जाएगा, अलग अलग विभागों के प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और उसमें कैबिनेट में चर्चा होगी। और माना यह जा रहा है कि कैबिनेट आज कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगा सकता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक दिन के जो विशेष सत्र को आहूत किया गया है, विशेष सत्र को लेकर रूपरेखा क्या होगी, कैसे होगी, उसको लेकर भी कैबिनेट में आज चर्चा होगी। उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, कैबिनेट की तरफ से उस पर विचार विमर्श होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जिनको आज कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है और उन पर कैबिनेट चर्चा करेगी और कई मुद्दों पर कैबिनेट अपनी मुहर भी लगा सकती है। तो कैबिनेट बैठक में अहम फैसले पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दे होंगे, लेकिन उनमें से खास है जब एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना है और एक दिन के विशेष सत्र में किन किन योजनाओं पर मुहर लग सकती है, इस पर फैसला किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और बैठक थोड़ी ही देर बाद होगी और इसको लेकर सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पर विचार विमर्श होगा कि जो विशेष सत्र है उसमें किन किन मुद्दों पर मुहर लगाई जाए। और खास बात यह भी है कि कई अहम मुद्दे होंगे आज बैठक में, इस पर भी चर्चा होगी। और एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एसके, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास होगा कैबिनेट की बैठक में, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से 2022 को लेकर तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में उन सारी चीजों की झलक दिखेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बैठकें हैं जहां भी मुख्यमंत्री सूचना के साथ बैठक कर रहे हैं, सूचना विभाग के अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। उसके थोड़ी देर बाद टीम 9 की बैठक है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे। कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर पर उन योजनाओं और परियोजनाओं को बल देगी जिनसे कहीं ना कहीं 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सकती हो। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए, उनको धन उपलब्ध कराया जाए और उन परियोजनाओं को 2022 से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। उन पर भी आज इस कैबिनेट में चर्चा होगी और संभवतः कई मदों में अलग अलग पैसा देने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और दूसरी चीज यह है कि 18 तारीख को जो कि 75वीं जयंती शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके चलते जो विधानसभा का विशेष सत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलाया है, उसको भी कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया आज पूरी की जाएगी। साथ ही साथ कई ऐसे अध्यादेश हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले फैसले ले चुकी है, उनको भी सदन में रखने पर विचार होगा। और निश्चित है कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर जिन पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, इन बहुत सारे विषयों पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश भर की करीब 2 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं जिनको गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, उसको भी आज इस कैबिनेट में धन व्यवस्था कराई जा सकती है। साथ ही साथ जो 16 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उनको पीपीपी मॉडल पर जो 9 बिंदु थे
उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने हटाया है ताकि टेंडर प्रक्रिया आसान हो सके, उन पर भी आज इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि 2022 को लेकर उन चीजों को पूरा कर लिया जाए जिन पर कहीं ना कहीं सरकार ने आश्वासन दिया था या कोशिश की थी कि उनको 2022 से पहले पूरा किया जाएगा। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेंगे। तो निश्चित है कि कई मायनों में यह बैठक महत्वपूर्ण है और इन पर आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। जी चलिए एसके, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बीच बड़ी खबर यही है कि कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष आज रखा जाना है और उम्मीद की जाए कैबिनेट कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाएगा। साथ साथ इंपॉर्टेंट यह भी है कि एक दिन का जो विशेष सत्र आहूत किया गया है उसकी रूपरेखा भी कैबिनेट में तय की जाएगी कि विशेष सत्र को कैसे संचालित करना है, कैसे विशेष सत्र को संपन्न करवाना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो नजर इस बात पर होगी कि आज योगी सरकार की कैबिनेट में कौन कौन से विभागों के किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। और इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लक्ष्मी नगर इलाके से पाकिस्तान के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के स्पेशल सेल ने इस पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से ट्रेंड ये आतंकी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और आतंकी के पास से स्पेशल सेल ने AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है जहां पर लक्ष्मी नगर इलाके से एक आतंकी को पकड़ा गया है और आतंकी के बारे में जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि आतंकी पाकिस्तानी मूल का नागरिक है और इसकी जो पूरी नर्चरिंग है, जो पूरी ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दी है। बड़ी बात यह है कि इसके पास से कई अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड इसके पास से बरामद हुए हैं और साथ ही साथ जो LIU है, खुफिया एजेंसियां हैं, उनके लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि पाकिस्तानी आतंकी भारत पहुंचता है, देश की राजधानी के एक हिस्से में रहता है और उसके बाद उसके पास इतने अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाले तथ्य हैं। हालांकि उसको किस तरीके से यहां पर मदद मिल रही थी, किन लोगों ने उसको मदद पहुंचाई है, ये तमाम पहलू जांच का विषय हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में इस वक्त लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि जहां से गिरफ्तार किया गया है धर्मराज, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लक्ष्मी नगर में अमूमन लोग यहां पर शॉपिंग के लिए जाते हैं और काफी भीड़ इकट्ठा होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है उससे कुछ जानकारी हासिल हुई है? जी देखिए, लगातार इस आतंकी से पूछताछ चल रही है और कहीं ना कहीं इस आतंकी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेकी भी की है। इस आतंकी को दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। तो ये जो बड़ी उपलब्धि एक तरीके से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इस आतंकी का प्लान है जो है वो नवरात्र सहित तमाम जो त्योहार है उसको लेकर ये टारगेट कर रहा था और रेकी तमाम इलाकों में ये कर रहा था। और इसके पास से स्पेशल सेल ने AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी जैसे खतरनाक जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं। तो इसके मंसूबों को आप अंदाजा लगाइए कि कितने खतरनाक इसके मंसूबे अभी जम्मू कश्मीर में। सवाल ये है कि ये पाकिस्तानी आतंकी है, इतने तादाद में इसके पास हथियार बरामद हुए हैं, वो भारत की राजधानी में घुसता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसता है, तो सवालिया निशान तो खुफिया एजेंसियों पर भी लग रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कि किस तरह से ये घुसता है और इसकी भनक तक नहीं लगती है। ये खबर अभी तक जो आ रही है सामने, इसमें यही आ रहा है कि ये नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था और ये जो अशरफ है ये हमलों का एक तरीके से ट्रेनर भी था और कई आतंकियों को इसने ट्रेनिंग दी थी। तो सोचिए, ये महज एक छोटा आतंकी नहीं था, इसने कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। तो ये इसके जो ये कितना खतरनाक और कितना बड़े घटना को अंजाम दे सकता था ये आतंकी, ये अंदाजा लगाना काफी सरल हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये पाकिस्तानी नागरिक है, ये भी बताया जा रहा है। और किस प्रकार से खुफिया एजेंसियों को अब तक भनक नहीं लगी। लक्ष्मी नगर जैसे इलाके जो कि भीड़ भाड़ इलाका होता है, वहां पे ये कैसे इतने दिनों से रह रहा था, तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने इसको ट्रैक किया और इसकी जो गिरफ्तारी हुई है एक तरीके से, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सफलता भी हाथ लगी है। और भी कड़ियां खुल सकती है क्योंकि त्योहार है आगे। आप देखिए, अभी नवरात्र चल रहा है, दीपावली है और जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बरती है, तो कहीं ना कहीं और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और भी लोगों को ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है।
जी पीयूष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव की आज से विजय रथ यात्रा शुरू हो रही है। कानपुर से अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकालने वाले हैं और ये विजय रथ यात्रा हर विधानसभा में पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में अखिलेश यादव की जनसभा रखी जाएगी और इस यात्रा का आगाज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से शुरू किया है और कानपुर से इसका आगाज होने जा रहा है। लक्ष्य यही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं तक पहुंचे और वहां पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनसभा करें और जनता को समाजवादी पार्टी के लिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे जिसका सभी जगह डिमांड है, उसमें दो लोग हैं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव क्योंकि बीमार हैं तो ज्यादातर वो चुनावी कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकते और इसी कारण समाजवादी पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार अखिलेश यादव के कंधों पर है। अखिलेश यादव के डिमांड समाजवादी पार्टी में सभी जगह है। सभी प्रत्याशी, सभी नेता ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए आए और अभी तक की जो योजना है, जो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर जनसभाएं करेंगे और कानपुर से विजय रथ यात्रा जो निकाली जाएगी, ये विजय रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए जनसभाएं करेंगे। तो इस वक्त नगमा शेख मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नगमा, समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो विजय यात्रा के जरिए यही है कि वो जनता तक पहुंचे और अखिलेश यादव क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट फेस इस वक्त समाजवादी पार्टी के हैं और अखिलेश यादव की डिमांड पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि अखिलेश यादव उनके क्षेत्र में जनसभा करें, कार्यक्रम करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार चुनावी माहौल जब से बना उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव करीब है, ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता है या फिर जनता है उसका साफ तौर पर यह कहना था कि अखिलेश यादव का निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेन विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव इससे पहले भी जब कन्नौज गए तो उन्होंने रथ यात्रा रथ के जरिए ही कन्नौज गए थे। उससे पहले उन्नाव भी रथ यात्रा के जरिए ही गए थे, लेकिन आज जो चुनावी आगाज है वो रथ यात्रा आज से शुरुआत करें। 2022 का जो मिशन 2022 है उसकी शुरुआत आज अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। 11 बजे कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर से ही इस रथ यात्रा जो विजय रथ समाजवादी विजय रथ यात्रा का नाम दिया गया इसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले भी 2012 में अखिलेश यादव ने कानपुर से ही इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा है 2017 में जब लखनऊ। आखिर क्या खास है, कानपुर ही क्यों, इसकी शुरुआत कानपुर से ही क्यों? बिल्कुल जाहिर है कि 2012 में जब कानपुर से रथ यात्रा की शुरुआत की थी अखिलेश यादव ने तो एक बड़ी जीत हुई थी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन 2017 में जब अखिलेश यादव ने लखनऊ से रथ यात्रा निकाली थी और समाजवादी पार्टी से रथ निकलते ही खराब हो गया था, तो साफ मैसेज दिया था कि लखनऊ से जो रथ यात्रा शुरू हुई और रथ खराब हुआ, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई थी। हालांकि विकास कार्यों को लेकर समाजवादी कुल मिलाकर देखना यह होगा कि ये जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव, उससे उनको कितना फायदा मिलने वाला है। चलिए बढ़ते आगे। बरेली में आयोजित जातीय सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान उनसे न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। उन्होंने सरकार पर इस दौरान हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने देश की भोली भाली जनता को ठगा है। धर्मेंद्र यादव जी, उनसे जानते हैं आज बरेली में जो प्रोग्राम हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, बरेली में जो आज सम्मेलन हुआ उसको लेकर बहुत शानदार समाजवादी कारवां लगातार बढ़ रहा है। जिन लोगों ने कभी बीजेपी को ताकत दी थी, आज उससे कई गुना ज्यादा लोग मिलकर समाजवादी को ताकत देने का संकल्प लिए हैं। लखीमपुर खीरी घटना आप क्या कहेंगे? लखीमपुर की खीरी की घटना जितना दुर्भाग्यपूर्ण कहिए वो दुर्भाग्य है और बीजेपी का किसान विरोधी चेहरे का जीता जागता उदाहरण लखीमपुर है। अपने मंत्री, उनके पुत्र और उनके तमाम साथी जो हैं जिन्होंने गुंडई की, किसानों की हत्याएं की, उनको भी बीजेपी बचाने में चाहती है, लेकिन किसानों की एकता मजबूती के साथ है।
समाजवादियों का संघर्ष जारी है और जब तक इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग संघर्ष के रास्ते। गिरफ्तारी हो गई है उसकी, उनका इस्तीफे की मांग है। बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री के रहते हुए कौन सी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। शुक्र है, आभार है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जिन्होंने शो मोटो लिया और उसकी वजह से कुछ हद तक कार्रवाई दिख रही है। अगर माननीय न्यायालय का शो मोटो नहीं होता तो बीजेपी के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। क्या इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, इससे आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मंत्री पद से इस्तीफा, किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा, उनके परिवारों को नौकरी, ये होती है न्याय। वो न्याय नहीं देना चाहते इसलिए मंत्री पद नहीं